नाट्य तरंग। राजा निर्बंसिया प्रस्तुत है कमलेश्वर की कहानी पर आधारित ये रेडियो नाटक। रेडियो नाट्य रूपांतरण किया है अभय कुमार सिंह ने। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं अपनी कहानी आरंभ करता हूँ मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। वो भी बचपन में हमें कहानी सुनाया करती थी। कहानी एक राजा की, राजा निर्बंसिया की। राजा का असली नाम तो माँ भी नहीं बताती, बस राजा या राजा निर्बंसिया। माँ सुनाती, एक राजा निर्बंसिया थे। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के साथ महल में रहते। माँ के आसपास ही मेरे साथ 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरा पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते। लेकिन मेरी कहानी का राजा मेरे ख्यालों का राजा है, जगपति, मेरा बचपन का साथी। लेकिन राजा निर्बंसिया और जगपति की कहानी में इतना गहरा संबंध है कि जब भी मैं अपनी कहानी आरंभ करता हूँ माँ की कहानी याद आ जाती है। माँ सुनाती थी, राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर इस दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली, लेकिन मेरा नायक जगपति ना तो राजा था और ना ही आखेट पर जा सकता था। एक बार उसे एक रिश्तेदार की शादी में जाना पड़ा। अरे अचानक कहाँ की तैयारी हो गई जी? अरे मैं तो तेरे को बताना ही भूल गया। क्या? वो मेरा मौसेरा भाई है ना, दयाराम। हाँ, उसी की शादी है। तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? उदास काहे होती है? देख, वो मेरा भाई है, मौसेरा है तो क्या हुआ? अब उसकी शादी में नहीं जाऊंगा तो क्या सोचेगा वो? है? मैं जल्दी लौट आऊंगा। कब तक ये बता के जाओ, बताओ ना। 10वें दिन तक जरूर लौट आऊंगा। अब चलता हूँ। जगपति चंदा को 10 दिन में लौटने को कह गया, पर छठे ही दिन खबर मिली कि दयाराम के घर डाका पड़ गया है। जगपति घायल है और अस्पताल में भर्ती है। डाकुओं ने उसे गोली मार दी है। जैसे ही पता चला, चंदा रोती भागती अस्पताल पहुंची। हाय राम, कितना दुख दिया है भगवान ने तुम्हें। आपकी जगह क्यों ना हुई? अरे कैसी अशुभ बातें बोल रही है। चल चुप हो जा। अरे चुप हो जा ना। अपना मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी जी। तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। अच्छा। तुम्हारी खूब सेवा करूंगी। सुन, अस्पताल में ही यहीं रोगी के रिश्तेदार के लिए कोठरियां बनी है। अच्छा। और मैं वो बचन सिंह से कह के सारा इंतजाम करवा दूंगा। बचन सिंह कौन है ये? वही तो है इस अस्पताल के कंपाउंडर साहब। अच्छा। साक्षात ईश्वर के अवतार हैं बचन सिंह जी। भगवान उन्हें बनाए रखे। वो ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ना जी, शुभ शुभ बोलो जी, शुभ शुभ बोलो। कस्बे का अस्पताल था। कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था, कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। बचन सिंह, जिसे कंपाउंडर साहब के रूप में ही लोग जानते थे, मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। उस दिन बचन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। ये लो, हो गया। चंदा जरा हाथ धुलवाना।
अच्छा अब मैं चलता हूँ, हैं? अभी कईयों की पट्टी बदलनी है। अच्छा अच्छा। चंदा जी कहिए। देखो चंदा, जी छोटा मत करना है। जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, लेकिन कूले का घाव कुछ दिन और लेगा अभी। अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। अब दवाइयां तो ऐसी हैं कि मुर्दे को भी चंगा कर दे, पर मरीज को अपना पैसा खर्च करना पड़ता है चंदा। दरअसल ताकत की दवाइयों की बहुत जरूरत है इसको, है? अच्छा देखा जाएगा, है? अच्छा अभी मैं चलता हूँ, है? तुम इनकी देखभाल करो जरा, है? बस बस। अरे आराम से पैर दबा। क्या बात हो रही थी? कुछ कह रहे थे कंपाउंडर साहब? क्या कह रहे थे? कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं। जानता हूँ मैं। पर देख चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जाते हैं। अब हमारी औकात उन दवाइयों की नहीं है। ना जी, औकात आदमी की देखी जाती है, ना कि पैसे की। तुम तो ना बस। देखा जाएगा, तू अब चिंता करनी छोड़। कंपाउंडर साहब इंतजाम कर दे, उनसे कहूंगी मैं। ना चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा। कर्ज कोड़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन अब ये लेकिन छोड़, तू जा और सो जा। चंदा जी, ये दवाइयाँ? ये किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, उसी से आई हैं। क्या तुमने हाथ का कड़ा मुझसे पूछा तक नहीं? और नहीं, अभी। हे भगवान, मैं न जाने क्या सोच रहा था चंदा के बारे में। जब चंदा उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते ये बात दबा गई कि बचन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई, जहां बचन सिंह अकेला लैंप की पीली रोशनी में आराम कुर्सी पर बैठा आराम फरमा रहा था। कौन कीन को गवनवा कहाँ के पथिक। है कौन हो सकता है इतनी रात का? अब चंदा, तुम इतनी रात के? अब आओ आओ आओ। मैं ये कड़ा तुम्हें देने आई थी। तो ये कड़ा जरा हाथ बढ़ाना आगे। नहीं, ये कड़ा इन्हीं गोरी कलाइयों में अच्छा लगता है। ये मेरी ओर से। माँ सुनाया करती, रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी, राजा महल में उपस्थित थे। राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वो तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पर दोनों के दिलों में एक बात शूल सी गड़ती रहती कि उनके कोई संतान न थी। इधर मेरे नायक जगपति को कोई संतान न होने की बात सताई जा रही थी। अरे कौन है वहाँ? मैं हूँ चाची, जगपति। राम राम। राम 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 राम। अच्छा आ गए तुम? अरे आओ, देखो देखो। अरे आ गए राजा निर्मती,
वो क्या कर रही हो? एक ताला नहीं खुल रहा है तुमसे? हाँ? खुल लीजिए। आइए। लो पकड़ो। अरे अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तोड़वाओगी? लालटेन जला लाओ ना। लेकिन तेल तो होगा नहीं इस वक्त, ऐसे ही काम चलाना होगा। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, ना तेल और ना। दोनों खामोश। दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कान में जैसे कोई व्यंग्य से कह रहा था, आ गए राजा नीलबंशी अस्पताल से। और चंदा के दिल में वो बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। ए चंदा, लगता है ये तो सो गई। कितनी गहरी नींद में है, ये शांत चेहरा। एकदम बच्ची सी जान पड़ती है। जी करता है मैं, अरे चंदा के सिर के नीचे ये क्या? देखो तो, अरे सोने के कड़े। ये कड़े तो चंदा बेचकर मेरा इलाज करा रही थी। तो वो सब दवाइयां और ताकत के टॉनिक। चंदा ने तो कहा था कि दवाइयां किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने हाथ के कड़े बेचने को दिए थे। तो फिर चंदा झूठ बोली थी मुझसे। पर क्यों कड़े आज तक छिपाए रही? इसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांगकर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। वो रोज यही सोचता, पर चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था होती। वो सोचता, कड़ी मांग कर मैं चंदा से पत्नीत्व का पद छीन लूंगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया है। तो ऐसे में आखिर क्या रह जाएगी चंदा? एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व दोनों छीन लिए जाएं तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? कैसे करूं मैं चंदा के साथ ये अन्याय? कैसे करूं मैं? और फिर इन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे मैं उस लज्जा को स्वयं ही उघाड़ कर उसे कैसे ढांपूंगा? और जगपति इन्हीं ख्यालों में डूबा। सुबह से शाम तक इधर उधर काम की तलाश में घूमता रहता। पर एक दिन शाम को जब वो घर पहुंचा तो बरौठे में एक साइकिल पर उसकी नजर पड़ी। मेरे घर में साइकिल किसकी हो सकती है? अरे चंदा, ये साइकिल किसकी है? कौन मेहमान? वो अपने कंपाउंडर साहब आए हैं। खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं। राम राम जगपति, कैसे हो भाई? आपकी दुआ है बचन सिंह जी। क्या कर रहे हो आजकल? बस काम की तलाश कर रहा हूँ। सुबह से शाम भटकता रहता हूँ। वैसे अब तो आप भी मैनपुरी में ही है ना? हाँ, मैनपुरी सदर अस्पताल में ही हूँ भाई। अरे कोई काम पड़े तो जरूर आना। वैसे भगवान न करे कि किसी को अस्पताल जाना पड़े। अब चलूंगा। मैनपुरी यहाँ से दूर थोड़े ही है, फिर कभी आ जाऊंगा। अरे इतनी जल्दी आप? पता नहीं चंदा ने कुछ खिलाया पिलाया भी है या नहीं? नहीं, चंदा ने तो बहुत खातिरदारी की है भाई। अच्छा, राम राम। राम राम। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों?
क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? अरे, इतनी छोटी सी जान पहचान में मर्दों के घर में ना रहते तुम किसी के घर में घुसकर बैठ सकते हो क्या? तुम तो उल्टे पैरों ही लौट आओगे। अरे वो बचन सिंह अपनी तरह का अकेला है। होगा, पर मुझे ये सब... देखो, आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना, मेरा मतलब कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी तो जाएगा। बैठो तुम यहाँ, मुझे बहुत काम है, चलती हूँ। उस दिन के बाद से बचन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बचन सिंह के साथ जब तक वो रहता, अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती, और तभी जीवन की विषमताएं उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी बेकारी। यही तीस उसे खाई जा रही थी। लेकिन एक दिन आज बहुत काम था। पता नहीं क्यों इतने लोग बीमार होते हैं। हाँ, आजकल मौसम ही कुछ ऐसा है। जगपति, आजकल तुम खोए खोए से क्यों रहते हो? नहीं तो बचन सिंह जी, यूं ही बस। देखो जगपति, अब हमारे तुम्हारे में कोई भेद तो है नहीं। अब तुम्हारी समस्या मेरी है। कुछ बताओ तो सही। वो चोट की तकलीफ अब तक नहीं गई क्या? कंपाउंडर साहब, शरीर की चोट तो आपकी कृपा से कब की चली गई। हाँ। लेकिन नौकरी जाती रही, बस इसी का गम है। सोचता हूँ कुछ अपना ही काम धंधा अब शुरू करूं, पर वो पर क्या? अरे कुछ मुझसे मदद चाहिए तो बताओ। वैसे मेरा भी अब नौकरी से मन उब गया है। मैं सोचता हूँ कुछ अपना ही कारोबार हो तो अच्छा है। यहाँ क्या किया जा सकता है जगपति? कुछ सोचा है तुमने? वैसे तो बचन सिंह जी कई काम शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन लकड़ी का टाल यहाँ अच्छा चल निकलेगा। तो समझो कि पैसे मिल गए। क्या? अब बाकी का इंतजाम करो अब तुम। बचन सिंह जी, क्या क्या कह रहे हैं आप? बचन सिंह जी, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा? अरे भाई, एहसान कैसा जगपति, तुम भी कमाल करते हो। मैं तुम्हारा सांझी, जो भी कमाएंगे मिलकर बांट लेंगे। पहले तो कहीं और से लकड़ी खरीदेंगे, और फिर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही इमारती लकड़ी के ढेर यहाँ दिखेंगे, और तब मैं भी इसी में लग जाऊंगा। बस तुम टाल लगाने में लग जाओ। अगले सोमवार तक टाल शुरू हो जाना चाहिए। लक्ष्मी पूजा करेंगे, हवन होगा, और हम सब की ओर से नारियल फोड़ेगी चंदा। मैं? क्यों चंदा? आप भी कंपाउंडर साहब, कैसी बात? देखो, ना नुकर नहीं चलेगी। ये शुभ काम तो तुम्हें ही करना होगा चंदा। चंदा, बचन सिंह जी, मैं आपका ये एहसान कैसे... फिर वही बात। अरे चंदा के हाथ के खाने का कर्ज भी तो है मुझ पर। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। देखो, मिलकर काम कर रहे हैं, एहसान कैसा? अच्छा भाई, अब मैं चलूंगा। हाँ, बहुत देर हो रही है। रुक जाइए ना, खाना खाकर जाइएगा। हाँ, चंदा का कहा कैसे टालेंगे। अब तो आपको खाकर ही जाना होगा। ठीक है भाई, जब तुम लोग इतना कह ही रहे हो तो खाना तो खाना ही पड़ेगा। आप लोग बैठिए, मैं थाली लगाती हूँ। हाँ। अब जगपति टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर गल्ला रखकर बैठता। दोपहर सिमटती और शाम को धुंध छाने लगती तो वो लालटेन जलाकर छप्पर के खंबे की कील में टांग देता। आज तो लगता है अच्छी बिक्री हुई है। हाँ,
आज 4.25 मन लकड़ी बिकी है। अरे चलो, यह तो शुभ संकेत है। अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो हमें तो नौकरी छोड़ते देर नहीं लगेगी। ऐसे ही लगे रहो जगपति भैया। जी, सब आप ही की दया है, वरना मैं भला क्या कर सकता था। चलो, अब तो रात हो गई, अब चलूंगा। चिंता लगी थी, बस टाल देखने चला आया। बस मैं भी जरा ताला लगा दूं। चलिए, आज खाना साथ साथ ही खाएंगे। अरे नहीं जगपति भैया, बहुत देर हो गई है। इसीलिए तो कह रहा हूँ। नहीं। अच्छा चलिए, कुछ जलपान ही कर लीजिए। अरे तुम नहीं मानोगे। अच्छा चलो, चलिए। वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आप तो बस यूं ही कह रहे हैं। अरे नहीं। चंदा, एक गिलास पानी दे दो। अरे, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। अब थाली में ही हाथ धो लीजिए। ये लीजिए पानी। मजा आ गया भाई। चलिए। हाँ। अच्छा चंदा, मैं टाल पर जा रहा हूँ, बहुत देर से खाली पड़ा था। जी, अच्छा। दुकान के अंदर तख्त पर जब जगपति लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता। माँ की कहानी के नायक राजा भी सुखी ना थे। माँ सुनाया करती, एक दिन राजा जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली उन्हें देखते ही झाड़ू पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, आय हाय, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, ना जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं। राजा को बहुत दुख हुआ। राजा उसी समय सारे राजसी वस्त्र उतार जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल रात तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां राजा टिके थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने लगी। भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उनके पास ही रही और सुबह राजा के जागने से पहले महल में लौट गई। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राज भर में फैल गई। इधर मेरी कहानी के नायक जगपति के गांव में भी एक खबर फैली। चाची बधाई हो। हाँ चाची, बधाई हो। अरे, आग लगे तुम्हारी बधाई को। 6 साल हो गए जगपति की शादी को, न बाल न बच्चा, और अभी अचानक न जाने किसका पाप है उस कलमुही के पेट में। चाची, क्या तुम्हें सचमुच मालूम नहीं? अरे, और किसका होगा सिवाय उस मुस्टंडे कंपाउंडर के। न जाने कहां से कुलच्छन इस मोहल्ले में आ गई। छी 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 छी। सुनो, मैं कल गांव जाना चाहती हूँ। ठीक है। ये सब मुझे क्या दिखा रही है? बेशर्म, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश नहीं, तब की बात झूठी है। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया माँ की कहानी के राजा तो राज छोड़कर जा चुके थे। जब हम लोग और आगे कहानी सुनाने की बात करते तो माँ सुनाती कि कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सारा धन कमाकर अपने देश की ओर लौटे। राजा ने महल में 2 सुंदर बालक देखे। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि उसके महल में बालक कहां से आ गए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा, दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। मेरा नायक जगपति भी दुखी। चंदा के लड़का हुआ है, वो कुछ भी जानती, पर आदमी का बच्चा ना जानती।
वो और कुछ भी जानती, कंकड़ पत्थर। पर चंदा ये सब क्या करने जा रही है? मेरे जीते जी वो दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया मैंने चंदा को। पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? वो बच्चा मेरा नहीं तो क्या हुआ, चंदा तो मेरी है। एक बार उसे यहां ले आता तो। मैं खुद ही तो एक उखड़ा हुआ पेड़ हूं, न फल का न फूल का, एकदम बेकार। गुलबोरन, निर्बंसिया, यही तो है मेरा। माँ सुनाया करती, राजा को दुखी देख रानी कुल देवता के मंदिर में पहुंची। अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छाती से दूध की धार फूट पड़ी और शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा ने रानी के चरण पकड़ लिए और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। राजा ने 2 काम किए। एक तो रानी के नाम से बड़ा मंदिर बनवाया और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम लिखवाकर चालू किया, जिससे राज भर में अगले उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। पर मेरी कहानी का नायक जगपति उसी रात सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बचन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। जगपति ने मरते वक्त 2 पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा, चंदा, मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा, आदमी को पाप नहीं, पश्चाताप मारता है। मैं तो बहुत पहले मर चुका था। बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा था, किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे जहर की पहचान के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। हाँ, उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए। मुझे अग्नि बच्चे से दिलवाई जाए, बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई, लेकिन राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की कहानी पर आधारित ये रेडियो नाटक सुना। रेडियो नाट्य रूपांतरण अभय कुमार सिंह ने किया था। नाटक के निर्देशक थे विजय दीपक छिब्बर।